तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति पहले भी मजबूत थी और अभी भी जिस ढंग से उन्होंने समीकरण बनाया चुनावी, उन समीकरणों में जहां भाजपा में जितनी आपसी फूट दिख रही है उतनी कांग्रेस में भी नजर नहीं आ रही। बोध सिंह भगत को कांग्रेस से टिकट मिलती है तो उनकी संभावना लग रही है, ऐसा जो हमने अभी आकलन किया था। अब बहरहाल जिसे कुछ अभी असंतोष भी है कांग्रेस से, उसका तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा। मास्टर स्ट्रोक जैसा कि मैंने कहा कि लगा कि मामा तो थे ही पहले से, बहनों को थोड़ा और इम्प्रेस करें तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, आधी आबादी को इस तरह भुलाया नहीं जा सकता। ओबीसी का फायदा बालाघाट की सभी 6 विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। रिस्क नहीं लेगी क्योंकि मौसम बिशन जो उनकी बेटी है, उनका नाम आने पर जो एक हलचल चलती है कि मतलब माना जाता है कि मतलब सीट कमजोर हो जाएगी भाजपा के लिए, इसलिए संभावना है कि गौरीशंकर बिसेन जी को ही जीत मिलने की ज़्यादा संभावना है। प्रत्याशियों के चेहरे पर ही चुनाव होता है बालाघाट में। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है तो जनगणना को भी टाइम है, तो एक चुनावी शगुफा है जो छोड़ा गया है अपने तरफ वोटरों को रिझाने के लिए। बाकी जैसे चेहरे होंगे उस हिसाब से चुनाव होगा। नमस्कार, एमपी तक की चुनावी चौपाल में बालाघाट से आपका स्वागत है। जिले की राजनीति की दशा दिशा पर लंबे समय से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं क्या स्थिति बनेगी इस चुनाव में। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश बागरेचा जी से। जी बताएं। बागरेचा जी, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव केंद्रित रहेगा? मुद्दे तो बालाघाट जिले में तो जातिवादी ज़्यादा फैक्टर है, और दूसरी बात जो शिवराज जी की जो योजनाएं चली है लाडली बहना, इसका भी असर काफ़ी नज़र आता है। जो फ्री डिश बटी है वो काफ़ी मायने रखेगा। क्या लगता है आपको, बालाघाट में लिंग अनुपात जो है वो ज़्यादा है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है, क्या भाजपा को सीटों के रूप में भी फायदा मिलेगा लाडली बहना योजना का? सीटों का तो कह नहीं सकते बालाघाट में कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बालाघाट ऐसा जिला है जहाँ पे भाजपा और कांग्रेस लगभग बराबरी पे रहती हैं। सीटों में ज़रूर 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है, मगर अभी 6 सीटों में से कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी सीटें किसके पक्ष में जाएगी। भाजपा ने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गई है। जो आपका अनुभव है, जिन संभावित चेहरों पर बात चल रही है, कहाँ देखते हैं दोनों पार्टियों की स्थिति को? मैंने कहा ना कि मतलब दोनों पार्टियां लगभग बराबरी की स्थिति में और 6 विधानसभा में कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है। मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। वैसे बालाघाट जिले में कांग्रेस की सीटें हमेशा ज़्यादा आती आई हैं और इस बार भी लगता है कांग्रेस की सीटें भाजपा से ज़्यादा आएगी। ये थे वरिष्ठ पत्रकार उमेश बागरेचा जी, जिनको लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में महाकौशल में और खासतौर में बालाघाट में बाजी मार जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहन वैद्य जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर केंद्रित रहेगा ये चुनाव? बालाघाट में विकास का मुद्दा तो कुछ होता नहीं है चुनाव में। यहाँ जनता प्रत्याशी और जातिगत समीकरणों के आधार पर अपना मतदान करती है। समस्याएं बालाघाट में बहुत हैं और जनता का रुझान उस तरफ नहीं है, उनका आधार रुझान जातिगत समीकरण और पार्टी के ऊपर रहता है। कौन सी पार्टी जातिगत समीकरणों को साधने में अभी अगवा दिखती है आपको? क्या भाजपा इसको ठीक से साध पा रही है या कांग्रेस की तैयारी मजबूत है? इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति पहले भी मजबूत थी और अभी भी जिस ढंग से उन्होंने समीकरण बनाया चुनावी, उन समीकरणों में जहां भाजपा में जितनी आपसी फूट दिख रही है उतनी कांग्रेस में भी नजर नहीं आ रही। तो निस्संदेह कांग्रेस पहले से यह मजबूत थी और आज भी ऐसा होता है कि अपनी स्थिति को वापस से मजबूती को बना के रख सकती है। जो 3 सीटें उनके पास हैं, लगभग उसके आसपास अभी भी वो रहने की स्थिति में नजर आ रही है। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर वाराणसी विधानसभा सीट भी है, जिसको लेके कांग्रेस और भाजपा अभी तक अपना रुख तय नहीं कर पाए हैं। इस सीट पर पिछले बार कांग्रेस के बागी प्रदीप बुड्ढा जायसवाल निर्दलीय जीते थे और दोनों ही पार्टियों के पक्ष में उनके जाने की बातचीत चल रही है। आइए जानते हैं क्या स्थिति बनेगी वाराणसी को लेकर। मानेश्वर जी, एक सीट है जो कि जिले की हॉट सीट है वाराणसी में, क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको वाराणसी सीट में क्या स्थितियां बनेगी, क्या समीकरण रहेंगे? मुझे लगता है कि वाराणसी सीट से जैसा चल रहा है जिले में कि निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल जो है भाजपा में आएंगे, तो मुझे लगता है कि भाजपा में आने से उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब वो निर्दलीय प्रत्याशी हुए थे कांग्रेस से, जब उसको निष्कासित कर दिया गया और जब चुनाव पे आए तो एक सिंपैथी वोट जो है लोगों की उनको मिली। अब इस बीच में अभी ये विरोधाभास स्थिति है कि वहाँ की भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। ऊपर के जो नेता हैं वो उनको लाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि काम तो नीचे तबके के लोग ही करते हैं, ऊपर के लोग नहीं करते। तो जो काम करने वाले लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध के चलते मुझे नहीं लगता कि प्रदीप जायसवाल को कोई फायदा होगा। हाँ, इसके बजाय अगर मान लीजिए कि किसी और व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी वहाँ टिकट देती है तो उनकी संभावना ज़्यादा बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वहाँ भाजपा की अपेक्षा कमज़ोर है।
जब कांग्रेस कमजोर है और भाजपा एक सिटिंग एमएलए को लाने की कोशिश में लगी है, तो फिर इस स्थिति में कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं बचती है वाराणसी में? कांग्रेस के लिए संभावनाएं वहां पर कम है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव में भी हम देखते हैं कि कांग्रेस वहां खाता नहीं खोल पाई। निर्दलीय प्रत्याशी के जो कैंडिडेट थे, उनके समर्थक थे, वो ज़्यादा जीत के आ गए। और कांग्रेस मजबूत स्थिति में इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो प्रदीप जायसवाल के आसपास ही घूमती रही है। कांग्रेस में इतर संगठन और कोई बन नहीं पाया वहाँ, तो कांग्रेस तो कमजोर है ही। बीजेपी जरूर वहाँ मजबूत है, पर आज की स्थिति में बीजेपी की स्थिति खराब हो गई है। प्रदीप जायसवाल को लाने के लिए जो जैसा तिकड़म चल रहा है उनका, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ बीजेपी भी कोई अच्छी स्थिति में अभी होगी। और जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं होता तब तक और संभावना बनी रहती है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। जिले की बात करें तो वरिष्ठ पत्रकारों की राय अभी कांग्रेस के पक्ष में दिखती है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन कुछ सीटें हैं जहां समीकरण बदले हैं। ऐसी ही एक सीट है कटंगी। आइए इसके बारे में बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रफी अंसारी से। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा सीट में कांग्रेस ने बोध सिंह भगत, जो कि भाजपा के सांसद रहे हैं, उनको अपने पक्ष में किया है। भाजपा ने भी युवा चेहरे को उतारा है। क्या लगता है आपको कटंगी में क्या संभावनाएं बनेगी? कटंगी में यदि बोध सिंह भगत को कांग्रेस से टिकट मिलती है तो उनकी संभावना लग रही है, ऐसा जो हमने अभी आकलन किया था। अब बहरहाल जिसे कुछ अभी असंतोष भी है कांग्रेस से, उसका तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन ऐसा लोग पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि उनको सबको संगठित कर लिया जाएगा। जातिवादी राजनीति की सीट पर भाजपा ने भी पवार चेहरे को उतारा है। एक नया युवा नेता वहां उतरा है। कितनी टक्कर दिखती है आपको इस सीट पे? टक्कर तो रहेगी दोनों में, कांग्रेस और भाजपा में ही रहेगी टक्कर वहाँ पर। कटंगी विधानसभा सीट एक समय में बसपा का बिगड़ रहा है। पिछले 3 चुनावों में लगातार बसपा यहां दूसरे स्थान पर रही, लेकिन इस बार सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखता है। मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना योजना बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे साथ महिला पत्रकार भी हैं और संभवतः ये लाडली बहना योजना का लाभ लेती है या नहीं लेती, आइए इनसे जानते हैं कितना बड़ा फैक्टर लाडली बहना योजना। माधुरी, कितना बड़ा फैक्टर है ये? देखिए, लाडली बहना योजना अपने आप में एक ट्रम्प कार्ड खेला हुआ है शिवराज सिंह चौहान जी ने। गुजरे 18 सालों में जो वो नहीं कर पाए, उन्होंने सोचा कि जाते जाते एक मास्टर स्ट्रोक हम मार दें, ताकि जितने जो रूठे हुए थे, और जिस तरह से चुनाव के ठीक 1-2 महीने पहले उन्होंने सभी की महापंचायत बुलाई, तमाम अलग अलग समूहों से बातचीत की, तो उसी में से एक लाडली बहना भी रही। हालांकि इससे पहले कमलनाथ जी ने अपने पिछले वर्ष के घोषणा पत्र के बाद नारी सम्मान योजना के बारे में भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, हर महिला के खाते में 1000 रुपये देंगे। तो इस तरह से नारी सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मास्टर स्ट्रोक, जैसा कि मैंने कहा कि लगा कि मामा तो थे ही पहले से, बहनों को थोड़ा और इम्प्रेस करें, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। आधी आबादी को इस तरह भुलाया नहीं जा सकता। और जिस तरह से हमने उत्साह देखा महिलाओं में, लंबी लंबी कतारें रहीं, केवाईसी के लिए बैंकों में लंबी लंबी कतारें रहीं महिलाओं की, तो रुझान तो है। लेकिन यहाँ पर महिला मतदाता भी साइलेंट मान सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हो रहा है, एक छोटे से मोबाइल से सारी दुनिया हमारे हाथों में है, तो बहुत निचले तबके की महिलाओं की यदि हम बात ना भी करें, लेकिन जो शिक्षित महिलाएं हैं वो जान रही हैं कि ये चुनावी रेवड़ी है। और कई लोगों में तो ये भी भ्रांति है कि वो ये समझ रही हैं कि सरकार चली जाएगी तो लाडली बहना योजना भी चली जाएगी। बहरहाल बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जितना मेरा विश्लेषण है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डाल पाएगी, लेकिन हाँ, डूबते को तिनके का सहारा मान सकते हैं इस योजना को। डूबते को तिनके का सहारा, एक तरफ लाडली बहना योजना, दूसरी तरफ नारी सम्मान का वादा। चुनावी दशा दिशा देखने वाले पत्रकार भी इस बात को लेकर आशंकित है कि कितना वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी ये योजना। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की तरफ से एक ट्रम्प कार्ड खेला है जाति जनगणना का। हमारे साथ पत्रकार सुनील कोरे मौजूद हैं। आइए जानते हैं ओबीसी, एससी और एसटी मतदाताओं को रिझाने वाली ये योजना क्या चुनाव में कारगर होगी? क्या लगता है क्षेत्रीय परिदृश्य में ये योजना कितनी कारगर होगी? जातिगत जनगणना लंबे समय से राष्ट्रीय मांग रही है और कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर भविष्य में उभरने वाला, क्योंकि बालाघाट सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें तो बालाघाट में लगभग 60% ओबीसी मतदाता और पूरे प्रदेश में इसकी संख्या लगभग आधी है। हमेशा से बालाघाट और प्रदेश में मांग उठती रही है ओबीसी आरक्षण के बढ़ावे को लेकर, जिसको तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया भी था। लेकिन जैसे आपने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये मुद्दा हाईकोर्ट में फंस के रह गया। नहीं, क्षेत्रीय परिदृश्य में कितना फायदा देखते हैं आप इसका? क्षेत्रीय परिदृश्य में बहुत ज्यादा फायदा है। ओबीसी का फायदा बालाघाट की सभी 6 विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। लोगों के बीच आप जाते हैं, ओबीसी मतदाताओं से बात होती है, क्या लगता है ये अपील कर रही है उन तक?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ओबीसी मतदाता जातिगत जनगणना जिस दिन भी होगी और जिस दिन भी आंकड़े सामने आएंगे उस दिन सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी वर्ग को होगा। ओबीसी वर्ग आज लामबंद हो गया है। ओबीसी वर्ग तीनों वर्गों से, अल्पसंख्यक ले लो, दलितों से ले लो, ये आपस में एक तरीके से गठजोड़ हो गया कि जब तक ओबीसी अगर ये सब जनगणना सामने आ जाती है तो उसके एक आंकड़े उस समाज के लिए, उस समाज के उत्थान के लिए, उस समाज के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाकर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया, इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तरफ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है तो दूसरी तरफ बालाघाट की 6 में से 5 सीटों पर ओबीसी नेताओं का दोनों पार्टियों से उतरना। बालाघाट के चुनाव में हमेशा ही दोनों पक्षों का ये रुझान रहता है कि वो ओबीसी चेहरों को ही अपना चेहरा बनाएं। एकमात्र बैहर की आदिवासी सीट को छोड़ दें तो जिले की 5 सीटों में कांग्रेस या भाजपा के प्रत्याशी सामान्य क्रम में ओबीसी वर्ग से होते हैं। एक और हॉट सीट है बालाघाट, जिसमें भाजपा की ओर से कोशिश जारी है कि उनके कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन चुनाव मैदान पर उतरे, लेकिन वे लगे हैं अपनी बेटी को टिकट दिलाने में, जिस कारण ये टिकट घोषित नहीं हो पाई है। हम जानते हैं बागरेचा जी से कि किस तरह की स्थिति बनेगी इस सीट पर, पिता और बेटी में से कौन चेहरा हो सकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिस तरह की अभी भाजपा ने टिकटें वितरण की है, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा है, तो उस दृष्टि से गौरीशंकर बिसेन ही भाजपा के बालाघाट के प्रत्याशी होने की संभावना है। पर जिस तरीके से वो दबाव बना रहे हैं पार्टी पे, लगातार उनकी कोशिश चल रही है कि उनकी जगह उनकी बेटी को उतारा जाए, क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं बनेंगी? तो ठीक है, मैं क्योंकि बेटी पूर्व से दावेदार रही है, पहले संसदीय सीट के लिए रही है, तो बेटी के लिए वो दावेदारी जरूर कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि आखिर में पार्टी की बात उनको मानना पड़ेगा और पार्टी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि मौसम बिसेन जो उनकी बेटी है, उनका नाम आने पर जो एक हलचल चलती है कि मतलब माना जाता है कि मतलब सीट कमज़ोर हो जाएगी भाजपा के लिए, इसलिए संभावना है कि गौरीशंकर बिसेन जी को ही टिकट मिलने की ज़्यादा संभावना है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। आइए आपसे भी राय लेते हैं बालाघाट की 6 सीटों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के कॉन्टेस्ट की। क्या लगता है अरविंद जी, आपको क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या देखते हैं आप, 6 में से कितने कांग्रेस और भाजपा के बीच जो मैच है? अभी तो भाजपा ने ही अपने प्रत्याशी घोषित किया है, कांग्रेस की लिस्ट आना बाकी है। कयास लगाए जा रहे हैं जैसा, तो जरूरी नहीं कि उन्हीं प्रत्याशी मतलब उन्हीं दावेदारों को टिकट मिले। और जहाँ तक बालाघाट का चुनाव है तो मेरा मानना है कि प्रत्याशियों के चेहरे पर ही चुनाव होता है बालाघाट में। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है तो जनगणना को भी टाइम है, तो एक चुनावी शगुफा है जो छोड़ा गया है अपने तरफ वोटरों को रिझाने के लिए। बाकी जैसे चेहरे होंगे उस हिसाब से चुनाव होगा और जो अच्छी मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा, क्योंकि बालाघाट की सभी सीटों का मुकाबला इतना आसान नहीं है जैसा पहले होता था। चुनाव तो बहुत कठिन है यहाँ का। कांटे की इस लड़ाई में आपके पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि यहाँ का चुनाव जाति पे चलता है, मुद्दों पे आधारित नहीं होता है, क्या राय है आपकी इस बात पर? नहीं, जाति पर चलता है, पर हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। एक समय अशोक सिंह सरस्वार जी ने भी 20,000 वोटों से चुनाव जीता, तो जातिगत फैक्टर को अलग करते हुए जीता, जबकि उस समय गौरीशंकर बिसेन जी की धर्मपत्नी ही प्रत्याशी थी, उसके बाद उन्हें 20,000 वोट से चुनाव हारना पड़ा। उसके पहले का आप अनुमान लगाएंगे तो बालाघाट में नंदकिशोर शर्मा जी हुए और सुरेंद्र नाथ जी खड़े हुए, तो बिना उसके भी पहले बिना जाति के भी चुनाव होते रहा है। यहाँ पे कुछ 2 दशकों में बालाघाट में जाति हावी हुई है, उन चीज़ों पे चुनाव होता है बालाघाट का, ये बात सही है फिलहाल। पर बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे कि जाति पर होगा तो ऐसा नहीं है। और जैसा कि बागरेचा जी ने कहा कि टिकट की बात है कि गौरीशंकर जी चुनाव लड़ेंगे, टिकट तो जहाँ तक उनके परिवार से ही होना है, चाहे बेटी को मिले या उनके पिताजी को मिले। और अगर बेटी को मिलेगी तो हो सकता है वो और ज़्यादा मेहनत करके चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस ने भी इस सीट पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लगभग 2 बार, बल्कि पिछले 5 चुनाव में हर बार दूसरे नंबर पर रहने वाली अनुभव मुंजारे को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो या तो क्रांतिकारी पार्टी से लड़ती, समाजवादी से लड़ती थी। तो अनुभव प्लस कांग्रेस का कैडर कितना बड़ा फैक्टर लगता है बालाघाट सीट? अभी तक ऐसा होता था अतुल जी कि जिसको कांग्रेस और भाजपा दोनों नहीं चलती थी, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी या बोले समाजवादी या क्रांतिकारी प्रत्याशी की तरफ शिफ्ट होकर उसको वोट देता था, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक अनुभव मुंजारे जी लेती थी, यहाँ तक कि वो 60,000 प्लस तक भी पहुंची और 2400 वोटों से चुनाव हारी उन्होंने 2013 का चुनाव। अब वो बशर्ते कांग्रेस की प्रत्याशी है, तो जो थर्ड फ्रंट होता था बालाघाट में हमेशा, जो गौरीशंकर बिसेन जी को फायदा पहुंचाता था, वो थर्ड फ्रंट की उपस्थिति तो मुझे नहीं लगता कि इस बार होगी। और अब ये कांग्रेस उन्हें कितना साथ देती है और वो दमदारी से चुनाव लड़ती है, उस पर डिपेंड होगा कि चुनाव का मुकाबला कैसा होता है। जिले की सारी हॉट सीटों की बात हमने यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से जानी। इस तरीके से मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टियां
शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। दूसरी तरफ भाजपा 6 में से 4 सीटों की घोषणा करके अभी तक के चुनाव की तैयारियों में अगवा दिखती है। एमपी तक के लिए बालाघाट से अतुल वैद्य।